नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण। हमने पिछली क्लास में एक क्लास और की थी हिंदी व्याकरण की। उसके अंतर्गत हमने समझा था हिंदी शब्द की कहाँ से निकला। हिंदी जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी शब्द कहाँ से निकला। एक बार हम रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं पिछली क्लास में हम किन किन पॉइंट तथ्यों को हमने समझा था। हिंदी शब्द के बारे में समझा था। हिंदी शब्द ईरानियों की देन है और फारसी भाषा का जो शब्द है वो है हिंदी। फारसी भाषा से निकला हिंदी शब्द, ईरानियों की देन माना गया। फिर हमने पढ़ा हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अंतर्गत हमने पढ़ा संस्कृत भाषा से निकली पाली, पाली से निकली प्राकृत, प्राकृत से निकली अपभ्रंश। संस्कृत से निकली पाली, पाली से निकली प्राकृत, प्राकृत से निकली अपभ्रंश। अपभ्रंश यानी कि सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो सोर्स यानी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी भाषा की मूल भाषा क्या है, तो संस्कृत हिंदी भाषा की मूल भाषा और जननी भाषा मानी जाती है संस्कृत। तो इस तरह परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भाषा शब्द कहाँ से निकला। संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द निकला, जिसका अर्थ है प्रकट करना। क्या प्रकट करना? भाव और विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था लिपि। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी की लिपि देवनागरी और संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। देवनागरी किस लिपि से निकली? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। इस तरह हमने पिछली क्लास में इन मुख्य मुख्य तथ्यों को पढ़ा था जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। किसी भी भाषा को या किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले परीक्षा एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि उसका बेस कैसा है बच्चे का, और जो जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से अधिकतर प्रश्न उठा लिए जाते हैं परीक्षा में। इसलिए हमें एक एक तथ्यों को समझते हुए आगे बढ़ना है। हमें समझ कर पढ़ना है ताकि हम परीक्षा तक हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। और अधिकतर उन्हीं तथ्यों पर बल देना है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज करेंगे हम हिंदी व्याकरण के अंग। हिंदी व्याकरण के कितने अंग माने जाते हैं? हर एक भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है। हिंदी की भी व्याकरण है, तो हमें पढ़ना है हिंदी भाषा की व्याकरण को। हिंदी भाषा की व्याकरण को हमें पढ़ना है। तो हर भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है और उसके अपने अलग अलग अंग होते हैं। तो हिंदी भाषा की व्याकरण के अंतर्गत कितने अंग माने जाते हैं हमें ये देखना है। तो माने जाते हैं हिंदी भाषा की व्याकरण के अंतर्गत 4 अंग, और कहीं कहीं हमें 3 भी देखने को मिले हैं। किसी किसी पुस्तक में हमें 3 भी देखने को मिलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 पद और नंबर 4 होगा वाक्य। कहीं कहीं इन दोनों को एक ही माना गया है, शब्द और पद को। इसलिए अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो हिंदी भाषा के मुख्य रूप से कितने अंग हैं, तो मुख्य रूप से अंग हो गए 3। अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी भाषा के कुल अंग कितने हैं, कुल हो जाएंगे 4। इस तरह बात कर लेते हैं वर्ण की। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इनको हम अगली क्लास में डिटेल से समझेंगे, स्वर और व्यंजन को।
अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार आते हैं। अंगों के बारे में अगर जानकारी हो तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ण। अगर ये पूछ लिया जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से अगर ये पूछ लिया जाए मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई भाषा की, तो वो हो जाएगी ध्वनि। क्योंकि वर्ण का दूसरा नाम ध्वनि है। ध्वनि, अगर किसी भी वर्ण को अगर हम बोलते हैं और लिखते, ध्वनि के जो वर्णों का जो मौखिक रूप होता है उसे ही ध्वनि कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कै, जैसे मैंने बोला कै, तो कै एक ध्वनि है। अगर मैं कै को लिख देती हूँ यहाँ पर, तो ये क्या है? ये वर्ण है। वर्ण, क्वेश्चन ये बनता है कि वर्णों के मौखिक रूप को क्या कहते हैं। तो वर्णों के जो मौखिक रूप होता है, मौखिक रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी कह सकते हैं इसको। लिखित रूप, ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो वर्ण कहलाता है, वर्णों का मौखिक रूप होता है वो ध्वनि कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित रूप से इकाई पूछ लिया जाए या सबसे छोटी इकाई पूछ लिया जाए तो वर्ण। अगर मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ली जाए तो ध्वनि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शब्द पर। शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक, बनने वाले जो सार्थक अर्थ प्रदान करे वही शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का जब मेल होता है और उनसे जो बनता है एक सार्थक अर्थ प्रदान करने वाले, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उनसे सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है भाई, जैसे किसी का नाम लिख लेते हैं हम राम, तो र आ मैं, वर्णों के मेल से बना राम है, एक सार्थक अर्थ निकल रहा है इनका। इसी तरह आगे देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से शब्दों से। शब्द ये क्या है? ये भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई। अगर ये पूछ लिया जाए परीक्षा में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हमारी क्या होगी? वर्ण। भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई तो क्या होगी? ध्वनि। भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? शब्द, क्योंकि शब्द का ही अर्थ निकलता है, इसलिए भाषा की सबसे छोटी अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई हो जाएगी अर्थ। और अगर ये पूछ लिया जाए भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो हो जाएगा हमारा वाक्य। इसके बाद बात कर लेते हैं हम पद की। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अगर जब कोई शब्द
वाक्य में प्रयुक्त हो तो वो क्या कहलाता है? शब्द पद कहलाता है। कैसे? जैसे कि जाता मोहन स्कूल, ये 3 शब्द हैं। अगर इनको हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, जैसे मोहन स्कूल जाता है, जो ये मोहन शब्द है ये क्या बन जाएगा? हमारा एक पद बन जाएगा। पद कैसे बन जाएगा? जैसे ये क्या है? एक संज्ञा है मोहन, कर्ता है मोहन, लिंग और वचन के आधार पर हम देख लेंगे। और इस तरह अलग अलग संज्ञा का, कर्ता का, एक वचन का, इस तरह मोहन ने कई पदों को संभाल लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा एक मोहन। इस तरह बढ़ते हम थोड़ा सा और आगे। वाक्य जब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल से, एक एक जैसे वर्णों को, शब्दों को, पदों को, तो हम और डिटेल से विस्तृत रूप से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा ये देखेंगे कि भाषा के अंगों में कौन कौन से तत्व शामिल है, ये देख लेते हैं हम। इसके बाद बात कर लेते हैं हम वाक्य की। तो वाक्य क्या होता है? जब हम कई शब्दों को मिलाकर एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं तो वाक्य कहलाते हैं। जब कई शब्दों को मिलाकर एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं तो वो वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, तो कई शब्द हो गए, तो इसका एक अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है भाई? राम खाना खा रहा है, तो सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा हमारा वाक्य हो जाएगा। पद में हम एक शब्द को देखते हैं, वाक्य में हम पूरे वाक्य को देखते हैं। इस तरह हमने बात की हिंदी के हिंदी व्याकरण के अंगों की। तो इस प्रकार हिंदी व्याकरण के 4 अंग माने गए हैं: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। इनको हमने थोड़ा थोड़ा समझा। आगे चल के हम अगली क्लास में वर्ण से शुरुआत करेंगे हम हिंदी व्याकरण की, और फिर विस्तृत रूप से गहराई से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए और समझ के आधार पर हम पॉइंटों को, चीज़ों को आगे बढ़ते हुए चलेंगे। क्लास आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पहली बार हो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।